अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में हूं हसन लियाकत। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम आयरलैंड रवाना हो चुकी है। पाकिस्तान की टीम लाहौर से दुबई पहुंची है, उसके बाद दुबई से आयरलैंड अभी रवाना हो चुकी है। अभी पाकिस्तान की टीम जो है वो जहाज़ में है और थोड़ी देर में पाकिस्तान की टीम आयरलैंड पहुंचेगी। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने हैं। पहला मैच 10 मई को होगा, दूसरा मैच 12 मई को होगा और तीसरा मैच 14 मई को होगा। और वहीं से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना होगी, जहां पर 4 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी और फिर इंग्लैंड से ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप T20 2024 खेलने के लिए रवाना होगी, जहां पर कुछ मैचेस पाकिस्तान की टीम खेलेगी अमेरिका में, कुछ मैचेस खेलेगी पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ में। और दुबई रवानगी से कबल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मानी खेज थी। कुछ सवालात के जवाब में बाबर आजम ने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले अगर जमान खान की बात की जाए तो जमान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में क्यों नहीं है, ये बाबर आजम से पूछा गया और बाबर आजम ने कहा कि वो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं है क्योंकि वो नए गेंद के बॉलर हैं। मैं बाबर आजम से ये पूछना चाहूँगा कि क्या जमान खान वाकई नई गेंद के बॉलर हैं? क्या लाहौर कलंदर की जानिब से 19वां और 20वां ओवर जमान खान नहीं करवाते थे? एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 2023 में आखिरी ओवर पाकिस्तान की जानिब से किसने करवाया था और वो सनसनीखेज ओवर था और बदकिस्मत रहे वहाँ पे जमान खान, जो कि मैच ना जितवा सके। लेकिन जमान खान तो हमने जहाँ तक सुना था वो नई गेंद से भी बॉल करवा सकते थे और पुरानी गेंद से भी करवा सकते थे, लेकिन कप्तान अपने प्लेयर को खुद ही बता रहे हैं कि वो नई गेंद का बॉलर है, हालांकि वही कप्तान उनको पुरानी गेंद के साथ आजमा भी चुके हैं। इसके अलावा बाबर आजम से बात हुई कि आमिर जमाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ क्यों नहीं, तो बड़ा हैरानकुन जवाब दिया बाबर आजम ने। उन्होंने कहा कि आमिर जमाल क्योंकि टेस्ट मैच का बॉलर है, इस वजह से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद नहीं है। बाबर आजम के क्या कहने हैं, क्योंकि बाबर आजम की क़यादत में 28 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ आमिर जमाल खेले थे। ये उनका पहला T20 मैच था जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में 14 रन दरकार थे। वहां पर हारिस रऊफ से पहले 4 ओवर करवा लिए गए, उसके बाद मोहम्मद नवाज के कुछ ओवर बचते थे। शादाब खान भी पहले 4 ओवर्स कर चुके थे। बाबर आजम के चहीते वसीम जूनियर भी 4 ओवर कर चुके थे और कुर्बानी का बकरा बने आमिर जमाल, क्योंकि आखिरी ओवर में 14 रन हूँ, सामने 50 मारने वाला मोइन अली खड़ा हो तो फिर क्या कुछ हो सकता है ये आपको मालूम है। लेकिन आमिर जमाल ने भी वहाँ पे पाकिस्तान को फतह दिलवाई। 14 रन जहाँ पर चाहिए थे वहाँ पर 8 रन दिए और 6 रन से यूँ पाकिस्तान को फतह हुई। उसके बाद से ही आमिर जमाल बिल्कुल किस्सा पारीना हो गए, फिर उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। और आपको याद दिलाता चलूँ कि जिस भी बॉलर को ऑस्ट्रेलिया में भेजा जाता है वो इसी वजह से भेजा जाता है कि पाकिस्तान की कंडीशन में ये बॉलर अच्छा परफॉर्म करते हैं, आइए ज़रा ऑस्ट्रेलिया में इसको लेके चलते हैं और इसको कुर्बानी का बकरा बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में वो बिल्कुल टॉप परफॉर्मर रहे। आपके जो बेहतरीन बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, उनका नाम तो कहीं नहीं आया, लेकिन आमिर जमाल ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। और उसके बाद आमिर जमाल 2 मैचेस में क्या उन्होंने ख़राब परफॉर्म किया न्यूजीलैंड में कि वो T20 के बॉलर ही नहीं रहे। और इन्हीं कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से आमिर जमाल टॉप परफॉर्मर रहे हैं और आमिर जमाल को 2-3 मैचेस ड्रॉप भी किया गया। उसके बाद बॉलिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया, बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन क्या कहने हैं कप्तान बाबर आजम के। मोहम्मद हारिस जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेले और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बिल्कुल उनको पता ही नहीं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होती है, उनको बाबर आजम चंद परफॉर्मेंसेस पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाए और वर्ल्ड कप में उनका डेब्यू करवाया, जहां पर फ़खर जमान इंजर हुए। उसके बाद मोहम्मद हारिस आए और उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया और अपनी इम्पैक्ट इनिंग से पाकिस्तान को एक आध मैच भी जितवाया। उसके बाद अब वो कहते हैं कि वो बेसिकली टॉप ऑर्डर में फिट नहीं होते, क्योंकि टॉप ऑर्डर में ऑलरेडी जगह है। बाबर आजम वहाँ पे मौजूद है, रिजवान वहाँ पे मौजूद है। अगर हारिस आएंगे वो परफॉर्म करेंगे तो खतरा किसको है, ये सवाल आपसे है। इसके अलावा बाबर आजम ने कहा कि मीडिया की सपोर्ट चाहिए। बाबर जी, आपको मीडिया की सपोर्ट बिल्कुल दरकार है, क्योंकि 2 दिन पहले ही आप जब मीडिया से बात कर रहे थे तो आप मुरद इल्ज़ाम मीडिया को ठहरा रहे थे, लेकिन कल की जो आपकी मीडिया कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी ही ऐसन थी और बड़े अच्छे अंदाज में आपने मीडिया के सवालात के जवाब दिए। अगर आप ऐसे ही जवाब देते रहेंगे और अपने अमल से जाहिर करेंगे कि आप पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ना कि आपके घर की टीम है, तो फिर हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। इंडिया के मैच के हवाले से उन्होंने कहा कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत करके आगे चलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं। जर्सी आ चुकी है 2024 की नई जर्सी, मुझे तो बड़ी पसंद आई। बाज़ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। फिर $1 लाख का इनाम दिया गया चेयरमैन PCB की जानिब से, कि ऐलान किया गया कि $1 लाख जो है सब खिलाड़ियों को मिलेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगी या नहीं आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो BCCI है उसने साजिशें स्टार्ट कर दी हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ मशरूत है तमाम तर अमल, और अब देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, वो यही
खबरें दे रहे हैं और हमारी भी खबरों के मुताबिक इंडिया इस दफ़ा पाकिस्तान आएगा, क्योंकि इंडिया का बहुत कुछ स्टेक पे है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2028 में जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है उसमें भी इंडिया शराकतदार है। तो इंडिया के लिए भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएंगे। फिर आखिर में हम बात करेंगे अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की, जहाँ पर पाकिस्तान ने कोरिया को 4-0 से हराया। उससे पहले पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो मुकाबला हुआ वो 5-4 से पाकिस्तान ने अपने नाम किया। इसके बाद पाकिस्तान जापान के साथ खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलेगा, और अब देखते हैं कि एक मैच पाकिस्तान का कनाडा के साथ है। जो टॉप 2 टीमें होंगी वो इस अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल खेलेंगी। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे। इस तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजियाकार भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बड़ी वाइब्रेंट वॉइस हैं। आप इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देखते हैं, डिफरेंट टीवी स्क्रीन्स पर भी देखते हैं। जनाब अली ताबिर साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। अली भाई, ये आपके बाबर आजम साहब इतना कुछ कह जाते हैं और बिल्कुल समझ नहीं आता। सर वो होता है कुछ अरसे बाद जब आपको दूध नहीं मिल रहा होता और फिर दूध मिलना शुरू हो जाता है तो थोड़ी सी जान आती है, फिर अब बलबला वापस आता है, फिर कहने की हिम्मत पैदा होती है और फिर बहुत सारी चीज़ें इंसान जो है ना वो जोश खिताबत में कह देता होता। मैं पहले इस हक में नहीं था कि बाबर आजम कप्तानी वापस लें। मैंने आपके शो पे भी ये बात की थी कि एक दफ़ा चली गई है, परफॉर्म एज अ प्लेयर, पूरी दुनिया को पता है आप कितने अच्छे खिलाड़ी हो, आप कप्तान उतने अच्छे नहीं साबित हो रहे, हटा दिया गया। कॉन्स्पिरेसी थी, कंट्रोवर्सी थी, जो भी था, मैं नहीं था इस हक में। खैर अब आ गई है वापस कप्तानी वापस आने के साथ साथ ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस आ गई है। हमने देखा PSL में बाबर आजम की कप्तानी ने थोड़ा सा आउटशाइन किया। जो उनकी पाकिस्तान की कप्तानी थी उससे बहुत बेहतर, बहुत इंप्रूव्ड कप्तानी हमें PSL में देखने को मिली बाबर आजम की। मे बी न्यू मैनेजमेंट के साथ कोई उनकी स्ट्रैटेजी, कोई उनका जो है ना समझौता तय पा गया और बाबर आजम वापस कप्तान बन गए। अब जहाँ तक बात आती है प्लेयर्स को लेके जाने की या ना लेके जाने की, बहुत सारी चीज़ें ख़ासतौर पे यंग प्लेयर्स को लेके, वो आपकी पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। वो एज PCB, एज द एम्प्लॉयर, एज द गवर्निंग बॉडी, उनके जो है ना ज़ुमरे में आता है कि वो लोग उनकी प्लेयर प्रोग्रेशन, उनके करियर प्रोग्रेशन के उसको क्लोजली मॉनिटर करें और उसके ऊपर एक आर्क के थ्रू लेके चलें उनको, कहाँ से हमने कहाँ तक पहुँचाना है। वहाँ पे कप्तान का रोल भी बनता है, कोचेस का रोल भी बनता है, लेकिन कोचेस को हमारे आए हुए भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ। अभी तक तो वो ऑनलाइन क्लासेस पे काम कर रहे थे, वहाँ पे जाके ठीक है आगे जाके ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपके पास असिस्टेंट कोच मौजूद थे, अजहर महमूद साहब, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो ये कोविड का ज़माना है लग रहा है। लेकिन ये कि असिस्टेंट कोच अजहर महमूद जो बहुत एक्सपीरियंस कोच हैं, प्लेयर भी हैं, वो भी मौजूद थे। आपने जब ऐसे प्लेयर्स को रखना है या नहीं रखना, वो चीज़ डिस्क्लोज करनी या नहीं करनी, कमाल बात यह कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा वर्ल्ड कप का एक्चुअल स्क्वाड क्या है। हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। किट हमारी ज़रूर आ गई, लेकिन हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड की क्लैरिटी नहीं है। जहाँ तक बात की जाए कि आपने वसीम जूनियर को ड्रॉप कर दिया, जमान खान को ड्रॉप कर दिया, आमिर जमाल को ड्रॉप कर दिया, हसन अली वहाँ पे आ गए हैं हारिस रऊफ के बैकअप के तौर पे, क्योंकि सुना ये जा रहा है हारिस रऊफ इज़ नॉट कम्प्लीटली फिट। वहाँ पे ठीक है, हसन अली वहाँ खेल रहे हैं, आमिर जमाल भी तो वहाँ खेल रहे हैं। हाँ, अगर आपको सेम काउंटी में खेल रहे हैं, अगर आपको एक कंडीशन फ्रेंडली प्लेयर चाहिए था तो वाई नॉट आमिर जमाल, जिसने रिसेंट टाइम्स में अपने T20 एक किस्म का ऑलराउंडर होने के अच्छे खासे जवाहर दिखा दिए पूरी दुनिया को। तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती। आपका हसन अली दोस्त है, आप हसन अली की सिलेक्शन चाहते हैं, आप कंफर्टेबल उनके साथ खेलने में, फेयर इनफ, ठीक है। एक कप्तान को आप इतनी लेवरेज चलो दे देती, हमने दे दी, लेकिन आप स्ट्रेटजी में अगर किसी डिसीजन में, किसी इंक्लूजन में, किसी को एक्सक्लूड करने में ये कह रहे हो कि वो इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो मुझे समझ नहीं आती, आपको भी समझ नहीं आती कि ज़मान खान को सिर्फ न्यू बॉल का प्लेयर, या तो अगर ये स्ट्रेटजी है कि हमने ज़मान खान को न्यू बॉल का बॉलर बनाना है, इसलिए हम उसको न्यू बॉल की ट्रेनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, हम उसको न्यू बॉल प्लेयर, न्यू बॉल बॉलर की प्रोग्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसलिए हम उसको अभी यूटिलाइजेशन में न्यू बॉल बॉलर्स हैं हमारे पास, इसलिए हम उसको नहीं डाल रहे। ये आपने वजाहत दी होती, हम कहते वाह समझ आ रही है बात की, ठीक, अंडरस्टैंडेबल सी बात हो गई। लेकिन जब ये बात ये कह के ख़त्म कर दी जाए कि यार आप न्यू बॉल बॉलर है इसलिए हम नहीं, जगह नहीं है अभी। और उन लोगों को सबसे बड़ा पॉइंट ये है अली कि उन लोगों को बाबर आजम ये बात कर रहे हैं जिनको बाबर आजम ने खुद डेथ बॉलिंग भी दी, जिनको बाबर आजम ने खुद नई बॉल भी दिया, जिस हारिस को बाबर आजम तमाम तर सिस्टम को सबूताज करते हुए, डोमेस्टिक उसने नहीं खेला, कुछ भी नहीं खेला, वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर गया, उस हारिस की अब जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं। देखें, टैलेंट की बेस पे बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है। शाहिद अफरीदी भी हमाद आजम को अंडर 19 वर्ल्ड कप से उठा के टीम के साथ अटैच करवा दिया था। बहुत दफ़ा हम ऐसे देख चुके हैं, प्लेयर बिल्कुल रॉ प्लेयर होता है, कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है, हम कहते हैं हमारा दिल चाहता है कि यार हम इसको नेशनल टीम में देखें, और वो जो होता है ना एक जवानी का जो खून होता है वो दिखाता भी है, वलवला वो आपको दिखाता है अपना जज्बा, और हमने मोहम्मद हारिस के साथ वो देखा।
मोहम्मद आरिस रिसेंटली नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, समझ आती है कि वो बाहर हो गए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप किसी चीज़ की अगर वजाहत दे रहे हैं, वो वजाहत किसी को समझ ना आए, आप एटलीस्ट ये तो बताओ कि यार ये स्ट्रैटेजी है या हमारी हिकमत अमली है इन फॉर द कमिंग ईयर्स, कि हमें हो सकता है हमें शाहीन की इंजरीज आप पेशीन गोई कर सकते हो ना वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से। जो हम सुनते हैं कि वर्कलोड मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है? क्योंकि इंजरी प्रोन होता है फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा, और इतना हाइट वाला फास्ट बॉलर तो और भी ज़्यादा होता है। शाहीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो शाहीन को इंजरीज हो सकती है, नसीम को ये हुई, हमने पिछले 2 साल में देखा, हमने सफ़र किए हैं वर्ल्ड कप्स अपने इन्हीं चीज़ों को लेके, कि हम उसकी प्रोग्रेशन को किसी और तरीके से लेके देखना चाह रहे हैं। जब आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, ऐसी वजाहत देना समझ से बाहर है। ऐसी वजाहत देना समझ से बालातर है। अब कौमी टीम इस वक्त रवाना हो चुकी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हमारा ये शो चल रहा है, तो कौमी टीम जहाज़ में है, कुछ ही देर में वो लैंड करेंगे। अब ये बताइएगा कि आइलैंड का दौरा भी कोई आसान दौरा नहीं होगा। जिस तरह की आइलैंड की कंडीशंस हैं, वहाँ पे जाके भी अगर हम इसी तरह रोटेशन पॉलिसी पे जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कल इसका मेरे ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाबर ने बता दिया कि कोई रोटेशन पॉलिसी नहीं होगी, अब अपने कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। और आयरलैंड का दौरा अगर फुल कॉम्बिनेशन में भी हमें टफ टाइम अगर आयरलैंड की टीम देगी तो फिर हमारे लिए बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। सर, मैं रिसेंटली देख रहा था, आयरलैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जो रैंकिंग्स में भी टॉप पे आ गए हैं, उनकी काउंटी की परफॉर्मेंसेज भी बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। जो आपस में जो आयरलैंड की एसोसिएट्स, और एसोसिएट तो नहीं है खैर, अब तो फुल मेंबर नेशन है आयरलैंड, लेकिन वो जिन टीमों के साथ ज़्यादातर खेल रहे होते हैं उसमें आयरलैंड ऑन टॉप रह रहा है। तो आयरलैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बहुत, मतलब आयरलैंड वो आयरलैंड नहीं है जिसने 2007 में तुक्के से पाकिस्तान को हरा दिया था और लोग पूरी दुनिया परेशान हुई थी वो छुट्टियां, लेकिन वो प्रॉपर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और आप यू कैन नॉट टेक देम लाइटली, बट व्हाट यू कैन डू। जो मेरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज से भी जो है ना, पाकिस्तान की टीम से एक किस्म का मुतालबा था कि यार आप करो एक्सपेरिमेंट, आप करो चीज़ें ट्राई, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करो कि हमें भी समझ आ रही हो कि आप कुछ ट्राई कर रहे हो। आप ट्राई करते हुए चीज़ हार जाओ, समझ आएगी टीम को, हम जैसे फैंस को, हम जैसे तज्जिया निगारों को कि यार एटलीस्ट एक नई चीज़ ट्राई हुई, बेशक फेल हो गई, लेसन लर्नड, सबक सीख लिया, अब नेक्स्ट चीज़ में इसको इम्प्रूव करेंगे। आप एक्सपेरिमेंट करो, बिल्कुल करो, आप कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करो, लेकिन ये ना हो कि ज़बरदस्ती के कॉम्बिनेशन हो, ठीक है? वो ये चीज़ ना लगे कि यार ये बस खाना पूरी चल रही है, नहीं, ये चीज़ हमें बिल्कुल कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, खासतौर आजकल के दौर में। आप ट्राई करो, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप कॉम्बिनेशंस खिलाओ, आप जीतो या हारो, लेकिन थोड़ा सा शेल से निकलना होगा ना, अपनी जात से भी बढ़ के सोचना होगा आपको, पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा। ये नहीं कि मैं सर्कल में रन नहीं कर सकता या मैं सर्कल में रन कर सकता हूं तो मैं इस जगह पे खेलूंगा, ये वाली स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। देखें, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना, बहुत स्टैट बेस्ड हो गई है, पूरी दुनिया जानती है। हमें पता है कुछ प्लेयर सर्कल में रन करते हैं, कुछ लोग सर्कल के बाहर रन करते हैं, कुछ पावर प्ले में रन करते हैं, कुछ पावर प्ले के बाहर रन करते हैं। जब ऐसे स्टैट्स एक अच्छे नॉलेजेबल फैन को पता है ना, तो इसका मतलब है एक अच्छी खासी ऑडियंस है जिसको ये बात पता है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो देखने वाले हैं, जो शायकीन हैं, जो पसंद करते हैं सिर्फ लोगों को, वो शायद उस चीज़ को ना समझे, उनका हार जीत से ज़्यादा ताल्लुक रहता है। लेकिन ऐसे लोग जो इस चीज़ को समझते हैं, वो हर बंदा यही बात कर रहा है कि यार आप देखो कि आपका एंट्री पॉइंट कहाँ है। अगर आप आज़म खान को 9वें ओवर में भेज दोगे ना, कुछ ज़्यादा शायद फ़ायदेमंद ना हो। आप आज़म खान को भेजो 15वें 16वें ओवर में, जहाँ पे हमारे इफ्तिखार भाई भी खेलते होते हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुफीद जगह है उसके लिए। तो आप ट्राई करो चीज़ें स्ट्रैटेजीज के साथ, जो आपको पता है। अगर आप बैंक तो करोगे ना स्ट्रेंथ पे, नसीम शाह ओपनिंग में कमाल बॉलिंग करते हैं, हमने देख लिया है, बहुत दफ़ा देखा है, इतने सालों से देखते आ रहे हैं। तो अगर वो नहीं परफॉर्म कर रहा, टॉप ऑफ द इनिंग्स ओपनिंग बॉलिंग में नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, और फिर वो बात समझ सकते हो आप। लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ ट्राई तो करो, वो ट्राई करो, इन 6 मैचेस में ट्राई करो। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम शो में थोड़ा सा हॉकी के हवाले से बात करेंगे। कल आपको पता है कि उस्मान तारिक साहब का इंटरव्यू था, उसमें हॉकी की तो हम बात नहीं कर सकते थे, और हॉकी की बहुत अच्छी अच्छी खबरें आ रही है। पहले हमने मलेशिया को 5-4 से हराया, फिर कोरिया को जो है 4-0 से, और बड़ा ज़बरदस्त मैच भी हो रहे हैं। और इसके बाद पाकिस्तान के चंद मैचेस बाकी हैं, फिर देखते हैं कि फाइनल कौन खेलेगा। इस तमाम तर सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है साबिक ओलंपियन जनाब इमरान भट्ट साहब ने। इमरान भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, और फाइनली हॉकी से हमें अच्छी खबरें आ रही हैं। और क्या आप समझते हैं कि आगे जो हमारे मैचेस हैं, कनाडा के साथ है, न्यूजीलैंड के साथ है, इन मैचेस में, और जापान के साथ जो मैचेस हैं, इन मैचेस में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान हॉकी टीम, बैग यू पार्डन, अच्छा परफॉर्म कर सकती है? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान हॉकी से गुड न्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि जैसे कि हम लास्ट
इवेंट्स में ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि हम लोग वापस अपने आप को रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाला टाइम जो है वो फिर रिपीट होगा और वही इंपॉर्टेंस डे आ जाएंगे जब पाकिस्तान ने एशिया कप और एशियन गेम्स खेलना होगा, जिसमें वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना होगा। तो लास्ट है जैसे टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पे टीमें अपने आप को रीबिल्ड कर रही हैं, और हमारी टीम एक ऐसी है जो मुझे जहाँ तक लगता है कि माशाल्लाह काफ़ी मैच्योर साइड है, जो 2019 और 2022 के मिक्स लड़कों के साथ परफॉर्म कर रही है। तो मेरे ख्याल से कि यहाँ पे एक अच्छा कॉन्फिडेंस ले सकती है पाकिस्तान टीम, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे नेशन कप खेलना है मई के एंड में, जो कि हमारा प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उस पर क्वालिफाई करेंगे तो यूरोपियन टीम्स के साथ मैचेस मिलेंगे हमें। तो अजलान से एक अच्छा हमारे लिए एक स्टार्टर बन सकता है अपनी न्यू इनिंग्स का। और मेरे ख्याल से जिस तरह लड़कों ने एफर्ट की है, बैक टू बैक 2 गेम्स जीती हैं, जिस तरह के आप ले लें, मैं ये समझता हूँ कि मलेशिया के गेम थोड़ा हम लोग 3-1 डाउन जाके वापस कम बैक किया हमने, और वो बड़ी अच्छी एफर्ट थी। लेकिन जो हम कॉन्फिडेंटली कोरिया के गेम्स खेले हैं और 4-0 जीते हैं, और बॉल की रोटेशन और शिफ्टिंग जिस तरह प्लेयर्स ने की है, और इसका क्रेडिट रॉलेंट ओल्डरमैन को जाना चाहिए, जिसने आते ही एक स्ट्रक्चर के ऊपर अभी थोड़े से टाइम पे काम करना शुरू किया। तो मेरे ख्याल से अगर ये लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलेंगे और ये सोचेंगे कि हमने अगला ओलंपिक से वर्ल्ड कप खेलना है, तो मेरे ख्याल से मजीद हॉकी के आगे अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा जो बेहतरी है ये कोचिंग स्टाफ तब्दील होने से आई है या फिर कोई और भी तब्दीली हुई है? क्योंकि आम लोगों को तो यही पता है कि हॉकी तनज़ली का शिकार है, लेकिन आप जो है वो अभी भी हॉकी के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, तो ये बेहतरी एकदम से कैसे आई पाकिस्तान हॉकी में? देखिए बात सिंपल सी ये है कि हम जो हमारा नेशन है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नेशन है, कि हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट मिले हमें। जल्द से जल्द रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए अभी आप लोग एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट खेलने गए हैं, जहाँ पे जो है टीम्स अपने आप को रीबिल्ड कर रही हैं, क्योंकि ये वो टीम्स इसमें से सिवाय न्यूजीलैंड के बाकी किसी ने भी ओलंपिक्स के लिए आई गेस क्वालिफाई नहीं किया हुआ, तो वो टीम्स को रीबिल्ड कर रही हैं। और हम लोगों के पास एक अच्छा मौका है कि हम अपने एक्सपेरिमेंट को करते हुए एक अच्छी टीम बनाएं, ताकि आने वाले टाइम में हम लोग जो है ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप के लिए इजीली क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि ये टीम्स यहाँ से तैयार होना शुरू होंगी ना, मैचेस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस मिलेगा। हमारी टीम का सबसे बड़ा इशू है कि हम अजलानशाह खेलेंगे, नेशन कप खेलेंगे, उसके बाद हमारे पास ना कोई पैटर्न है ना कोई प्लान है। तो जब तक हम मैचेस तरह नहीं खेलेंगे, प्लेयर को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और यूरोपीय टीम्स के साथ नहीं खेलेंगे, जब हाई पिच पे जाके नीचे लो पिच पे नहीं आएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। हाई पिच आप जब यूरोपीय टीम्स के साथ खेलेंगे एक हाई पिच है, और जब आप एशिया में आगे खेलेंगे तो आपको एक मिडिल पिच मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम मजीद बेहतर हो और कॉन्फिडेंस आए, तो आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि स्टेबिलिटी भी बड़ी ज़रूरी है। हमने देखा है कि पाकिस्तान की दूसरी गेम्स भी जहाँ पे बोर्ड की हद तक या फेडरेशन की हद तक स्टेबिलिटी नहीं होती, बार बार स्ट्रक्चर बदलता है, बार बार कप्तान बदलते हैं, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो फिर टीम पे भी आते हैं। तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए कि स्टेबिलिटी के साथ सिस्टम को अगर चलने दिया जाएगा तो फिर हॉकी से और अच्छे भी नतीजे हमें आ सकते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपने रॉलेंट ओल्डरमैन को लगाया तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ आपने स्टाफ क्या लगाया है। आपको यंग कोचेस चाहिए, आपको वो लोग चाहिए जो चीज़ों को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें और रॉलेंट के नॉलेज को जितना समझ सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि देखें फॉरेनर कोच का क्या टाइम पीरियड है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए और आपके कोचेस को इससे सीखना चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म क्या है और आपने किस तरह हॉकी के ऊपर काम करना है। तो अगर रॉलेंट को लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे और अच्छे लोग इनके साथ अपॉइंट करेंगे जो चीज़ों को समझ के स्ट्रक्चर पे नीचे काम कर सकें और जूनियर टीम के अंदर काम कर सकें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हॉकी टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और गोरे कोच का होना तो उससे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो एक कंपटीशन क्रिएट करता है और कोई किसी किस्म की कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बीच में नहीं शो होती। तो प्लेयर्स में जब कंपटीशन पैदा होगा, बेशक पूल जितना भी हो आपके पास, अगर उनको ये पता होगा कि डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर हॉकी खेलनी है, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्लेयर अपने कैरियर और लाइफ के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता। ठीक, अली आप सवाल करना। इमरान भट्ट साहब, अली ताबिश शेर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। सर मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा इमोशनल है। मैं आई हैव सीन यू प्ले, मैं जब बड़ा हो रहा था और एक एक्साइटमेंट होती थी। मेरे वालिद जो हैं वो उनको भी हॉकी का बहुत शौक़ था। उन्होंने पाकिस्तान के ज़्यादा हाइज़ देखे हुए हॉकी के मुझसे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं अनफॉर्चुनेटली उतने हाइज़ नहीं देख सका जितने हमसे पहली वाली जनरेशन ने देखे हुए हैं। तो एक चाह होती थी। आई रिमेंबर मेरे वालिद साहब उतने एक्साइटेड होते थे जितना 99 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल रहा था ना, उतने ही एक्साइटेड 99 पे पाकिस्तान जो है ना एक टूर्नामेंट का फाइनल में पहुंचा हुआ था। तो मेरे अब्बा जी ने कहा आज हम कहीं नहीं जा रहे, आज हम बैठेंगे घर, हम देखेंगे पाकिस्तान का हॉकी का मैच और तुम मेरे साथ बैठोगे और मैच देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, मैं तुम्हें हॉकी सिखाऊंगा। मैं 9 साल का था। तो मुझे वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो जोश, वो जज्बा और वो स्पिरिट अवाम के अंदर, मेरे जैसे लोगों के अंदर जिनको शौक़ है पाकिस्तान को प्रोग्रेस करते हुए देखने का, स्पेशली स्पोर्ट्स में, और हमने देखा हुआ है कि हम कितने अच्छे थे, हम कितने कमाल थे, हमने
काउंटलेस ट्रॉफीज़ जीती हुई हैं, हम ओलंपियंस रहे हुए हैं, आप ओलंपियन रहे हुए हैं माशाल्लाह से। हम कैसे ये जो हॉकी का जो एक क्या कहते हैं ना, हॉकी के लिए ज़ील या हॉकी के लिए एक शौक़ जो है अवाम में वापस कैसे पैदा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा हॉकी का जो इशू जहाँ पे आया, जहाँ पे हॉकी डाउनग्रेडेड होती गई, वहाँ पे हॉकी को कमर्शियलाइज नहीं किया गया। आपकी हॉकी प्योरिटी नहीं बनी, आपकी हॉकी नीचे की तरफ जाती रही है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मुल्क में किसी किस्म की कोई लीग ऑर्गेनाइज नहीं करा सके। देखिए, मैं इसमें गवर्नमेंट का इतना कसूर समझता हूँ, उतना ही फेडरेशन का कसूर है कि ना तो कोई प्लान आया, ना तो कोई लीग ऑर्गेनाइज हुई, ना तो कोई पाकिस्तान के अंदर इवेंट कराया गया। अगर मुल्क के अंदर क्रिकेट वापस आ सकती है तो हॉकी क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्रिकेट है। इस वक्त क्रिकेट की सिक्योरिटी करना सबसे मुश्किल है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे हॉकी की बात रही है, हॉकी के मुल्क में क्यों नहीं इवेंट हो सके? हॉकी का अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आपको FIH ने वर्ल्ड लीग दी, आपने अपनी लड़ाई के चक्कर में वर्ल्ड लीग नहीं कराई। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड लीग अगर पाकिस्तान में होती तो लोगों के अंदर चाम पैदा होता, लोग स्टेडियम का रुख करते, टीम्स को आते हुए देखते। लास्ट 2004 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई है। मुझे याद है कि मैं उस वक्त न्यूली टीम के अंदर एंटर हो रहा था जूनियर के इवेंट्स के अंदर। तो मुझे याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जब मैंने मैच देखा तो उस वक्त स्टेडियम इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट फुल था। स्पेन का पाकिस्तान का मैच सुबह 9:30 बजे था, वो स्टेडियम फुल था। जब तक हम अपने ग्राउंड्स को आबाद नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई टीम को इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आएंगी, तब तक हॉकी कैसे ऊपर आएगी? हॉकी को मीडिया भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक हॉकी के मैचेस सामने नहीं आएंगे, जब तक हम हॉकी के मैचेस के राइट्स नहीं लेंगे, जब तक हम इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेंगे, ना प्लेयर की पहचान होगी। देखिए, क्रिकेट पूरा दिन चलती है, हॉकी जो है वो टोटली 60 मिनट का गेम है। तो प्लेयर को रिकॉग्नाइज करना आसान नहीं है जब तक कोई ना कोई अचीवमेंट नहीं आए। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक ओलंपियन जनाब इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अली ताबिश, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन वज़ात आखिर पे भी बात की और हॉकी के हवाले से बहुत सी अच्छी खबरें आ रही हैं, उसके हवाले से भी बात की। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अगले 3 मैचेस में से कुछ 2 मैच अगर जीत जाए तो पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी कप का फाइनल भी खेले और अपनी जो पुरानी रवायात हैं बरकरार रखें। क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा होता था तो इमरान भट्ट साहब के दौर में, रेहान भट्ट साहब के दौर में, सकलेन के दौर में या फिर शकील अब्बासी के दौर में अजलान कप का जो है वो फाइनल जो है वो ज़रूर जीतता होता था। और सारे ही साबिक ओलंपियन उम्मीद करते हैं कि हॉकी की भी अच्छी खबरें आती रहेंगी। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।